अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं रमज़ईम। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पीटीए ने पबजी गेम को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तर्जुमान पीटीए की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चले कि पबजी खेलने की इजाज़त ना मिलने पर लाहौर में 3 बच्चों ने खुदकुशियां की थी और ऐसे में फिर बुरसा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। आईजी पंजाब ने भी पबजी गेम बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब पीटीए ने मुल्क भर में पबजी गेम मुअत्तल करने का फैसला किया है। तर्जुमान पीटीए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुकम्मल पाबंदी के लिए मुशावरत जारी है। हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तर्जुमान पीटीए ऐसा कहते हैं। समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइएगा, कुछ बताया गया है कि ये आर्जी पाबंदी कितने रोज़ के लिए होगी? ये अपनी फैसला पीटीए की जानिब से किया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर आर्जी तौर पे जो है पबजी गेम जो है उसकी जो सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसकी वजह यही थी कि पबजी के जो असरात थे वो नौजवानों पे ठीक नहीं पड़ रहे थे। 2 नौजवानों ने सुसाइड भी किया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में केस भी था, जिसके बाद ये पीटीए ने हेयरिंग की और उसके बाद ये फैसला किया कि आर्जी तौर पे फौरी तौर पे इसको रोका जाए और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इसको मुकम्मल तौर पर बैन करना है या किसी कंडीशन के साथ इसको पबजी गेम जो है उसको चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन फौरी तौर पे जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि आर्जी तौर पे पबजी गेम जो मुल्क भर में उसको बैन किया जाए और उसके बाद उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के ये मशावरत की जाए कि फ्यूचर इसका क्या होगा और कितनी मजीद पाबंदी आयद की जाएगी। लेकिन उससे पहले सस्पेंड करने का आर्जी तौर पे फैसला हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में पबजी खेलने से रोकने पर खुदकुशी करने वाले लड़कों की उम्र 18 साल के लगभग थी। लाहौर पुलिस ने पीटीए और एफआई से पबजी पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, पिछले चंद रोज के दौरान 2 नौजवानों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की और दोनों की जो वजूहात बताई गई वो यही थी। एक नौजवान जो था जिस वो पबजी गेम खेल रहा था तो उसके वालिदैन ने उसको डांटा, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने मुबैना तौर पर पंखे के साथ लटकर खुदकुशी की। ये ताल्लुक चूंकि ये क्रिश्चियन बरादरी से था और दूसरा जो नौजवान था उसने भी 2 रोज पहले इसी तरह मुबैना तौर पर खुदकुशी की। वालिदैन ने पबजी गेम खेलने से उसकी डांट डपट की, जिससे उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की। ये 2 खुदकुशियां हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने पीटीए को और एफआईए को दरख्वास्त दी और उसके अलावा आईजी पंजाब को एक दरख्वास्त भेजी कि वो पीटीए को भी कहें कि इस गेम पर जो इंसानी जानों के लिए खतरा है उसको फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी किए जाएं। जिस पर आईजी पंजाब ने भी और आईसीसीपी लाहौर ने भी पीटीए और एफआईए को खत लिखा था कि ये फौरी तौर पर बंद किया जाए। जिस पर आज जो है वो पीटीए ने मुल्क भर में आर्जी तौर पर इसको जो पबजी गेम है उसकी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि वो जो है मुकामी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे इसको हतमी तौर पर बंद करना है या अभी आर्जी तौर पर ही इसकी जो है वो मुअत्तल इसको किया जाएगा। 2 नौजवान खुदकुशी कर चुके, तीसरा नौजवान जो है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आया इसने जो खुदकुशी कल रात जो की थी इस नौजवान ने, जिसकी उम्र भी तकरीबन 28 साल के करीब थी और जो चूंकि कोयटा का रहने वाला था और इसका भाई इसके साथ रहता था, शहरयार इसका नाम है, इसके भाई का नाम शुएब है, वो उसका भी यही कहना था। पुलिस को भी उसने यही बयान दिया है कि वो डिप्रेशन का शिकार था जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस ने रात डेड बॉडी जो थी पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवाई ताकि असल हकायक सामने आ सकें और यही वजह है कि पुलिस जो है वो उनका ये कहना है कि अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता जो तीसरे नौजवान ने लाहौर में खुदकुशी की है क्या वो पबजी गेम की वजह से की है या किसी और वजह से की है। जी ठीक है, रियाज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, तर्जुमान पीटीए की जानिब से भी कहा गया है कि मुशावरत जो है इस हवाले से जारी है, मज़ीद मुशावरत भी की जाएगी, तो क्या इत्तलात है कब तक ये मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी? क्योंकि आर्जी तौर पर जो है ये पाबंदी लगाई जाएगी ये कहा जा रहा है। आप नहीं समझते, आपकी बात नहीं हुई है, जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए और जल्द से जल्द लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह पुलिस ने भी ये मुतालबा किया और अवामी रद्द अमल भी कुछ इसी तरह का है कि फौरी तौर पर इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो नौजवान लड़के हैं वो जो है वो इस तरह जाने तेजी से अब तकरीबन 8 से 10 रोज में ये 2 वाकयात हुए जिसमें 2 कीमती जानें चली गई
और तीसरे के बारे में अभी शुको शुबहात हैं, लेकिन वो उसमें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसका पता चलेगा। लेकिन दो जो नौजवानों की जो है वो जिंदगी जब गुल हुई तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो खत लिख दिया पीटीए को और एफआईए को, और लोगों का भी यही कहना है कि फौरी तौर पर इसको जो है मुकम्मल तौर पर बंद और होना चाहिए। अब पीटीए ने भी मुल्क भर में पबजी गेम मअतल करने का फैसला किया है। ये पबजी दरअसल है क्या और बच्चे इसकी जानिब क्यों खिंचे चले जा रहे हैं, बताएंगे साथी एंकर फवाद जैदी। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ओहो, यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी है। 100 खिलाड़ी अपने फोन के जरिए इस ख्याली जजीरे में आमने सामने होते हैं। काम है असलहा ढूंढकर दूसरे को ठिकाने लगाना। ये गेम चंद साल पहले एक जापानी फिल्म के ऊपर बना जिसमें चंद बच्चों को मौत तक आपस में लड़ते दिखाया गया है। यहाँ भी लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। तुम उस तरफ से लोगों को निशाना बनाओ, मैं ये साइड संभालता हूँ। ठीक है। अपनी टीम से बात करना इस गेम को मजेदार बनाता है। फिर जबरदस्त ग्राफिक्स वाला ये गेम मोबाइल पर कहीं से भी खेला जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों नौजवान कम से कम 1 घंटा ये वर्चुअल लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि मैं कैसे गोलियों से बचा। बच्चों के लिए ये एक नशा बन चुका है। वो ऐसे खो जाते हैं कि पढ़ाई छोड़-छाड़ बाथरूम या कमरा बंद करके इसे खेलने से बाज नहीं आते। कोई मना करे तो तूफान मचा देते हैं। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं, ये गेम बच्चों के जहन बदल रहा है। इस हद तक वो खेल खेलते खेलते अपनी जान पर खेल जाते हैं और जाहिर है हकीकी जिंदगी में कोई सेकंड चांस नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, सड़कें हर रोज जैम होती है। यूनी प्लाजा के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग का घिनौना कारोबार, ताकतवर माफिया के आगे ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस है। अहम तरीन शाहरा पर एक तरफ मोटरसाइकिल, दूसरी तरफ कारों की कतारें रही सही कसर रिक्शे और लोडिंग गाड़ियां पूरी कर देती है। मईशत का पहिया कैसे जैम हो रहा है, आइए देख लेते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट यानी चुंदरीगढ़ रोड से मुंसलिक नेपियर रोड है। यहाँ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 बड़ी मार्केटें यूनी प्लाजा और टेक्नो सिटी मॉल हैं। हमने पूरा दिन कैमरा लगाकर ये खोज लगाई कि कैसे पार्किंग माफिया अहम दफातर से भरी इस चौड़ी सड़क को पतली सी गली में बदल देता है। दिन दिहाड़े कारों की डबल कतारें लगवा दी जाती हैं जिनके बीच गाड़ी लगे बगैर नहीं गुजर सकती। इस पुले सिरात से जो गाड़ी गुजार ले माहिर ड्राइवर कहलाता है। यहाँ दफातर और दुकानों में जाने वाले सड़क और फुटपाथ पर कारें लगाकर नामालूम अफराद को चाबी थमाते हैं और चले जाते हैं। और ये है नेपियर रोड से मुंसलिक ग्रांट रोड। यहाँ का तो नक्शा ही उल्टा है। नामालूम अफराद फजर की अजान से 3-3 कतारों में मोटरसाइकिलें लगवाना शुरू कर देते हैं। एक जाती है, दूसरी आती है, पूरा दिन यही खेल जारी रहता है। रात को कहीं जाकर असल सड़क दिखाई देती है। अगर सड़क पर पार्किंग करना गलत है तो कौन है जो इसे जायज बना रहा है? ट्रैफिक पुलिस और सिंध हुकूमत क्यों खामोश हैं? गैर कानूनी पार्किंग और इसे चलाने वाली माफिया ने कराची की सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया है। कराची की मार्केट्स और दीगर मकामात पर पार्किंग माफिया ने शहरियों का सड़क से गुजरना मुश्किल कर दिया है। मजीद बता रहे हैं सभा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। कराची में कोई बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो या ना जा रहा हो, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो मुकम्मल तौर पर जो है प्रॉफिटेबल है। वो बिजनेस है पार्किंग का।
ये पार्किंग माफिया के हाथों लग गया है बिजनेस और शहर कराची में इस वक्त शहर पार्किंग का जंगल बना हुआ है। मैं इस वक्त IH चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन एरिक आपको दिखाएंगे कि यहाँ ये सड़क आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिलों का जंगल नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पर पार्किंग की जाती है, 20 से 30 रुपये मोटरसाइकिल के लिए जाते हैं, रुपए जो है यहाँ कार के लिए जाते हैं और किसी के पास जो है पर्ची मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पे लोगों से बात हुई, पार्किंग लोगों से जो पार्किंग करा रहे हैं, उनका कहना है कि ये ठेका लिया जाता है और ठेके के सूरत जो है ये जो कारिंदे रखे जाते हैं और वो कारिंदे यहाँ पर जमा होकर यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करवाते हैं। मज़ीद और क्या होता है आपको दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर जो पार्किंग के कारिंदे जो पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, उनके पास जो है ना कोई इस वक्त दस्तावेज़ात हैं, ना कोई कुछ है और अब हमें देख कर जो है इन्होंने शक्लें भी छुपा ली हैं ताकि हमें पहचान ना जा सके। भाई एक मिनट इधर आओ, बात सुनो, कितने पैसे ले रहे हो पार्किंग के? अबे हमारे को कुछ पता नहीं है उस्ताद, वो हमारा सेट हो रहा सामने। जैसा कि आपने देखा कि ये सड़क क्या इसकी यहाँ सूरत हाल है, दोनों तरफ मोटरसाइकिल और पार्किंग हुआ है, यहाँ पर पार्किंग हुई हुई है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी हैं और किस कदर ट्रैफिक जैम है। आप मोटरसाइकिलों की लेनें देख सकते हैं कि 4-3 लेनें यहाँ पे लगी हुई हैं, साइड पे गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं और जो यहाँ से गुजरने वाले हैं वो खासे परेशान हैं और जो कारिंदे हैं यहाँ पर पार्किंग कराने वाले वो यहाँ से हमें देख के भाग गए हैं। आप भी पार्किंग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप कितने पैसे देते हैं? 20 रुपये। 20 रुपये। क्यों पर्ची लेते हैं इनसे? कभी पर्ची देते ही नहीं है। तो आपने कभी मांगने की कोशिश की? ये इनके पास होती नहीं है। कितने पार्किंग ले रहे हो? सर 10-20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये ले रहे हो। और किसने पार्किंग की ये इजाज़त दी है? ये तो सर KMC की तरफ से होते हैं, मगर पाकिस्तान का कानून ही 2 नंबर है, सारे काम 2 नंबर होते हैं। बाकी पैसे दे दो, वो पर्ची देते ही नहीं है। रोजाना पार्क कर दो? नहीं, मैं तो वहाँ लगाता हूँ, अक्सर कभी जगह नहीं होती तो यहाँ लगाता हूँ। आपने यूनी प्लाजा से सनी प्लाजा तक की सूरत हाल देख ली है। दोनों तरफ पार्किंग है और ट्रिपल पार्किंग है और कोई मानने को तैयार नहीं कि उसको पास जो है ठेका किसने दिया है और कितने पैसे ले रहा है। किसी के पास पर्ची नहीं है। DIG ट्रैफिक को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। जी, शाहनवाज कादरी अपडेट कर रहे थे। इसी मामले पर बात करते हैं। समा कराची के ब्यूरो चीफ फैसल शकील ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। फैसल शकील साहब, हम देखते हैं कि बार बार कार्रवाई होती है और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि माफिया फिर से जो है वो काबिज भी हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? ये इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ये धंधा चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हबीब बैंक और इसके अतराफ़ के इलाके से डेली जो है वो लाखों रुपए आवाम से लूटे जाते हैं, जो सरकारी ख़जाने में नहीं जाते, बल्कि ये माफिया जिसमें ट्रैफिक पुलिस शामिल है, यहाँ के इलाकाई सियासी लोग शामिल हैं और ये कारिंदे DMC से साथ मिलकर जो है वो ये पार्किंग कराते हैं। चंद सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं और इसकी वजह से लाखों गाड़ियाँ जो गुजर रही होती हैं उन्हें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ये मैक्लो रोड हो गया, हबीब बैंक प्लाजा हो गया, इसके साथ IH चंडीगढ़ रोड के अतराफ़ की तमाम गलियाँ हैं। इन तमाम गलियों का ठेका जो है वो इन्हें दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मंथली दी जाती है और महीने की जो है वो पेमेंट की जाती है। लाखों रुपए जो कि भत्ते की सूरत में ट्रैफिक पुलिस को जाता है, DMC के नुमाइंदों को जाता है। तो ये मुनज़्ज़म अंदाज में चलता है। जब ये हम दिखाते हैं, मुतादिद बार ये बता चुके हैं, उसके बाद कुछ दिन के लिए ये कार्रवाई की जाती है। आप ये बताएं कि एक मोटरसाइकिल वाले से 20 रुपये जो है वो खड़ी करने के लिए जाते हैं और गाड़ी वाले से 50 से 100 रुपये जो है वो वसूल किए जाते हैं और अगर जो नहीं देता उसकी जो है वो इतने बासर है, ये गाड़ी उठवा देते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, उसकी गाड़ी जो है वो उठा के ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम हो रहा है। अच्छा फैसल साहब, DIG ट्रैफिक इस सारे मामले से बेखबर हैं या उन्होंने चश्मपोशी कर रखी है, आंखें बंद कर रखी हैं? देखें, अगर आप ये कहें कि वो बेखबर हैं तो वो इसका मतलब वो नाअहल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। यकीनन उनको सब खबर है और वो यहाँ पर SSP भी रह चुके हैं, अब वो DIG बने हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो जानते हैं और यहाँ की प्रॉब्लम्स भी वो जानते हैं। लेकिन वही बात है कि वो सिर्फ DIG अकेले तनहा कुछ नहीं कर सकता, उसका पूरा नीचे का अमला जो है वो मुलव्विस है, वो तमाम जो है वो इन भत्ता माफिया से पैसे वसूल करता है और इसका बाकायदा हिस्सा जो है
तमाम लोगों को जाता है। तो ये कहना गलत होगा कि DIG को इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ पे पार्किंग माफिया काम कर रही है। माजी में हमने जब इनके ख़िलाफ़ एक्शन करवाया तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमे भी दर्ज किए गए, जो है वो रेंजर्स भी एक्शन में आई और ये कहा गया कि अब जो है वो ये काम नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद गुजरने के बाद दोबारा से ये जो है पार्किंग माफिया के कारिंदे रौनुमा होते हैं और ये जो पार्किंग फ़ीस नहीं देता उसको गाड़ी खड़ी करने नहीं देते, यानी जो भत्ता नहीं देता वो अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता और अगर खड़ी करके जाएगा तो ये ट्रैफिक पुलिस वालों से वो उठा देते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा फैसल, हम लोग सिंगल पार्किंग तो देखते हैं लेकिन डबल और ट्रिपल पार्किंग तक होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता और खुलेआम ये हो रही होती है। बिल्कुल, ये एक गाड़ी खड़ी करने के लिए चाहे पीछे सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग जाएं, ये जो है वो उसमें लगे होते हैं और ये एक लेन कानूनी तौर पर जायज़ है। ये तो पूरा धंधा ही गैर कानूनी है। तो ये 4-4 लाइनें 3-3 लाइनें लगा देते हैं गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की और ये करते हैं। इनसे दुकानदार भी परेशान हैं, यहाँ पर दफातर में काम करने वाले अफराद भी परेशान हैं क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं कर रहा। इस मर्ज़ का इलाज अगर करना है तो वो पुलिस और इंतज़ामिया को करना है और इसका सिर्फ मिनटों में इलाज हो सकता है अगर करने पर आए। रिट है हुकूमत की, वो जो है वो इनको गिरफ़्तार करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और इनके साथ जो मुलव्विस हैं पुलिस अफसरान और DMC के अफसरान जो कि इनसे लाखों रुपए हफ्ता वसूल करते हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरह से फैसल शकील साहब, इसमें हमारा अपना भी कसूर है, लोगों का भी कसूर है कि वो 20 रुपये पार्किंग के दे देते हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग की जो पर्ची है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि 5 रुपये की उसकी पर्ची होती है लेकिन उसके एवज़ 20-20 रुपये देते हैं और फिर खुद ही अपने आप को सहूलत देने के लिए यानी अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके चले जाते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं करते। इसमें हमारा अपना भी कसूर है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। इसमें जो है वो कुछ परसेंट आवाम का भी जो है वो कसूरवार है क्योंकि वो 20 रुपये मांग रहा है और पर्ची भी नहीं दे रहा, तो आप कैसे दे रहे हैं? क्या कोई आपके जेब से जो है ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ मजबूरी ये बनती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो वहाँ खड़ी करके जाएगा तो वो ट्रैफिक पुलिस से उठवा देंगे, तो फिर उसको जो है चालान भी भरना पड़ेगा और जो है वो ख्वारी भी उठानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है वो ये लोग ये करते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए। लेकिन उनको ये ख्याल भी तो होना चाहिए कि ये गैर कानूनी है जो ये पार्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपका यही सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि लोगों में भी अपने तौर पर होना चाहिए। अगर आवाम खुद इस पर ये खुद नोटिस ले ले और कहे कि हम पैसे नहीं देंगे चाहे कुछ हो, इनको भत्ता नहीं देंगे, तो ये नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो ट्रैफिक पुलिस की बनती है और इंतज़ामिया की बनती है जो कि ये सब काम करा रहे हैं। ठीक है, हस्साम बिन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी अहम मसले पर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान मौक़िफ़ नहीं देते और रब्ता किया जाए तो बात करने से कतराते हैं। जब अफसरान मसाइल से नज़रें चुराएंगे तो ये हल कैसे होंगे? हमारे साथ मौजूद हैं PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हस्साम बिन इकबाल साहब इस वक्त SSP ट्रैफिक साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। हस्साम बिन इकबाल साहब, आखिर कब तक कराची के अवाम इस ट्रैफिक माफिया के सामने रुलते रहेंगे, पार्किंग माफिया के सामने रुलते रहेंगे? कोई इक़दाम क्यों नहीं उठाया जाता? देखिए, इसके अंदर बात यह है कि जो हमारे नोटिस में आएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम दिल्ली की बुनियाद के ऊपर डबल पार्किंग, क्योंकि ट्रैफिक का मसला है, उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। जो भी डबल पार्किंग की गाड़ियाँ होती है, दिल्ली कोई पिछले एक हफ्ते के अंदर 120 गाड़ियाँ और 200 के करीब मोटरसाइकिल जो हैं वो हम रिमूव करके हम उनको चालान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन। जहाँ तक बात है कि जो खास कोई कॉन्ट्रैक्टर ओवर चार्ज कर रहा है तो उसका भी हम वक्तन जो है सिटी गवर्नमेंट को हम उसकी शिकायत भेजते हैं कि जिनका लाइसेंस कैंसिल करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हसन साहब, ये तो आप रिवायती बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो शिकायत आती है तो फिर आप कार्रवाई करते हैं। ये तो आप सिर्फ यहाँ से गुजर के देख लें तो आपको पता चल जाए। यहाँ से ये जो IIA चुंदीगढ़ रोड से मुतसिल हबीब बैंक प्लाजा और अतराफ का मैक्लो रोड और ये है, यहाँ पर तो गाड़ियों की एक लाइन क्या 4-4 लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बेहद परेशान हैं। और रहा कार्रवाई का, तो कार्रवाई तो माजी में भी होती रही है, लेकिन जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया वही दोबारा जो है आके ये काम कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर बात की है कि हम एज अ ट्रैफिक पुलिस हम चालान कर सकते हैं, हम सिटी गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं और एज अ कंप्लेनेंट हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करवा सकते हैं। बाकी जो भी है वो अदालती है। उसके बाद इस IIA चंडीगढ़ रोड के बारे में हम इसके बारे में स्पेशल टीम भी बना रहे हैं जो इस डबल पार्किंग के और इस इलीगल पार्किंग के मसले के ऊपर
जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट दिया करेगी वो हम मीडिया से भी आपको शेयर करेंगे, और आप इस चीज़ को मानेंगे कि अब जो कंडीशन है वो बेहतर हो रही है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ये चंडीगढ़ रोड की, तो पिछले 3 दिनों से इसके अंदर मैं दिन के अंदर 2 बार इसको खुद भी चेक कर रहा हूँ, और हाई अप्स भी इसके बारे में फीडअप दे रहे हैं, तो हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले दिनों में इसके आप इनका। अच्छा हसाम साहब, आपके इल्म में नहीं है क्या ये आई चुंदरीगढ़ रोड, इसके अतराफ़ के इलाके, यूनी प्लाजा के अतराफ़ के इलाके, यहाँ पर लोग डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग करके चले जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग माफिया के कारिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। जो आम आदमी है जो इस एरिया से गुजर रहा होता है वो 2-2 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक में ख्वार हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके इल्म में नहीं है? हमारे बिल्कुल इनमें है, हम इनको रिमूव भी कराते हैं, साथ हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी के साथ कोई डबल पार्किंग पीछे करके चला जाता है, कोई बंदा इसका विक्टिम होता है, वो हमें कंप्लेन करे, जो गाड़ी उसके पीछे खड़ी होगी हम उसको इंश्योर कराते हैं कि नाश्ते से हम उसे थाने बंद कराएंगे, हम उसके ऊपर FIR भी कराएंगे उसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर भी। और साथ अगर किसी उसने इलीगल पार्किंग वाले ने वो करवाई है तो साथ साथ हम उसको भी हम साथ वो करवाएंगे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस इतनी बेबस क्यों है हसाम साहब? जी, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल बेबस नहीं है। इसके अंदर ये है कि जो हमारे पास कंप्लेंट्स आएगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम खुद भी नोटिस कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि जो उसके जो अंदरून के अंदर जो मसले मसाइल हैं, तो उसके अंदर भी हमारे 90 लोग जो आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर हमारी उसके लिए ट्रैफिक की और इसके फ्लो के लिए मेंटेन है, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपके लहजे से भी बेबसी जाहिर हो रही है हसाम साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस धंधे में मुलविस हैं, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो ये पार्किंग कराते हैं गैर कानूनी, उन लोगों को क्यों नहीं उठाते, उनको क्यों नहीं पकड़वाते आप? जी, हम उसके अंदर ये कि इसका जो है इसको हम सिटी गवर्नमेंट इसकी कंप्लेन भी करते जब हमारे नोटिस में कोई आए, और साथ आइंदा से हम इस तरह का जो एक्शन होगा तो हम खुद भी एज अ ट्रैफिक पुलिस भी हम इसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम FIR करवाएंगे, और हम कर रहे हैं इसके अंदर से। इसका आप तासुर ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने पहले भी बताया कि 120 गाड़ियां और 200 मोटरसाइकिलें हम डेली बेसिस के ऊपर डबल पार्किंग में से हम उसको लिफ्ट करके हम उसको रिमूव करा रहे हैं, हम उनका चालान कर रहे हैं, हम उनको इंपाउंड यार्ड शिफ्ट कर रहे हैं। ये डेली बेसिस। हसाम साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या यहाँ पर माफिया है? आपके इल्म में है ऐसा कि पार्किंग माफिया है यहाँ पर? देखिए, कानून के लिए तो सब बराबर है, माफिया वगैरह का वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा। हमें जो भी कंप्लेन आएगी हम एक्शन लेंगे, अगर हम एक्शन ना लें तो फिर कहा जा सकता है कि कोई है या नहीं है। जहाँ तक बात है कि इसके अंदर कोई ताकतवर है तो इसकी कोई मुझे इस तरह नहीं लगता कि कानून से बड़ा कोई है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर यहाँ पर सफाया हो जाना चाहिए, लोगों के मसाइल हल हो जाने चाहिए, डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जी, आप देखेंगे कि अगले दिनों के अंदर आपने एक खास जगह की निशानदेही की। हमने पिछले 1.5 महीने के अंदर सदर के अंदर से यही इशू में काफी बेहतरी लेके आए हैं, तो इस जगह के ऊपर भी बेहतरी आई। अच्छा, तो सड़कों पर जो पार्किंग है क्या उसे लीगल करार दिया गया आप लोग की जानिब से? हेलो हसाम साहब, सुन सकते हैं आप हमें? जी, काइंड रिपीट कर दीजिएगा। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो सड़कों पर पार्किंग की जाती है क्या वो लीगल करार दी गई है आप लोग की जानिब से? सिंगल लेयर पार्किंग है वो अलाउड है उन जगहों पर जहाँ सिटी गवर्नमेंट ने लीज पे दी हुई है। सिंगल लेयर पार्किंग, डबल पार्किंग किसी जगह पे भी अलाउड नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी इस तरह से होती रहती है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स जो हैं आएंगी तो हम ज़रूर इस हवाले से एक्शन लेंगे, नोटिस लेंगे, लेकिन यकीनन कंप्लेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मिलती भी होंगी, और लेकिन हम देखते हैं कि सिंगल के अलावा डबल ट्रिपल पार्किंग की जाती है, जो यकीनन काफ़ी परेशानी का बाइस बनती है लोगों के लिए। ठीक है हसाम बिन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे बात कर रहे थे। फैसल शकील साहब भी हमारा साथ दे रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। वफाकी काबीना ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली है। बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी काबीना अरकान की राय वो ये है कि लाइसेंसेस मनसूखी का मामला पेचीदा है। लाइसेंस मनसूखी का मामला प्रोसेस में डाल दिया गया है, मजीद हकाइक को देखना पड़ेगा, वज़रा की जानिब से ये कहा गया है। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, बताइएगा वफाकी काबीना के इजलास में आज पायलट्स के जाली लाइसेंसेस मनसूख करने के हवाले से क्या कार्रवाई हुई?
देखें, आज वफाकी काबीना में PIA पायलट्स के जो जाली लाइसेंस हैं उनको कैंसिल करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने की आज काबीना ने मंजूरी दी है। और आज पायलट्स के जो जाली लाइसेंस थे उस मामले पर तफसीली तौर पर कैबिनेट मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है। अरकान ने ये कहा है कि लाइसेंस मनसूखी से मुताल्लिका जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है और इस मनसूखी का मामला प्रोसेस में डाल दिया गया है। मजीद हकायक को देखना होगा। और जबकि काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली है। अगली कैबिनेट की मीटिंग में ये जो तफसीली समरी है ये भी पेश की जाएगी। पायलट की डिग्री का मामला मिस हैंडल किया गया। आज कैबिनेट की कुछ अरकान ने ये राय दी है जिस पर कैबिनेट ने आज वजारत हवाबाजी से मामले की तफसीली समरी भी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में तलब की है। ताहम जो प्रोसेस है लाइसेंस मनसूखी का, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। उससे ये जाहिर होता है कि ये जो तरीका वो है हर उसका मिनिस्ट्री का जो अपने प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने से काम जो है तो कवायद ज़वायद के मुताबिक होता है। उसके बाद जो दूसरा आइटम डिस्कस हुआ वो था इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 25 जून 2020 के इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक। फिर एजेंडा नंबर 2 था, वो था काबीना ने पानी से बिजली बनाने वाले 3 मंसूबों जिनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे शामिल हैं के मायदों की मंजूरी दी। और इस मौके पर चूँकि आपको मालूम है कि हमारे हर एजेंडा आइटम पे एक सैर हासिल बहस होती है जिसमें कि काबीना के हर फर्द जो उसके बारे में उस मौजू के बारे में अपनी राय देना चाहता हो, उसके बारे में इस फैसलों को बेहतर करने की तजावीज़ दे सकता हो, उसकी बात बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ सुनी जाती है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी काबीना में ये माहौल पैदा किया हुआ है जिसमें कि हर शख्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। तो इसी मौजू के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी काफ़ी बहस हुई जिसमें कि यही तय किया गया जिस तरह की हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने के बजाय हमको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। और ये जो सस्ती बिजली जिसमें कि सोलर और विंड ख़ास तौर पे शामिल हैं, इन प्रोजेक्ट्स को के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए। उससे एक तो ये है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और दूसरा ये है कि हमारी जो बिजली की सस्ती बिजली की पैदावार है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनका मकसद ये भी होगा कि हम चूँकि आपको मालूम है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा मेगावाट के बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन उसमें ऐसे वो हैं प्लांट्स भी हैं जो कि 24 रुपए में बिजली पैदा करते हैं। तो मकसद ये है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी तो उससे डिस्प्लेसमेंट होगी, वो महंगे उनको क्लोज किया जाएगा उन प्लांट्स को जो कि महंगी बिजली पैदा करते हैं या वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चाहे वो कोल ही के क्यों ना हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट की एक पॉलिसी पे अमल पैरा हैं। तो इस पे काफ़ी वो हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाए, इनकरेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए और उसके रास्ते में जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक वो आते हैं ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको दूर किया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात हुई, उसमें हमारे जो एक हलीफ हैं MQM के अमीनुल हक साहब, उनकी दरख्वास्त पर वो फंड्स जो कि लैप्स हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कराची और इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पे इन 1 महीने के अंदर अंदर उनको ये रीएलोकेट कर दिया जाए। उसके बाद एक और अहम बात जो हुई जो कि मेरा ख्याल है कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मौजू है वो है कि हमने ये देखा है कि प्रोविंशियल हुकूमतें
ख़ास तौर पे वो हुकूमतें जिसमें कि जब चीफ मिनिस्टर एक ख़ास इलाके का होता है तो उस इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। और यही हमने देखा माजी की हुकूमतों में कि जो जितना भी मेजॉरिटी ऑफ जो ज़्यादा जो अमाउंट था वो सेंट्रल से लाहौर में और उसके गिरदनवा के इलाकों में लगता था, और कई ऐसे इलाके थे कि जिसमें ये डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है कि आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान किया कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फ़ाल बनाया जाए, क्योंकि उसमें जो भी फार्मूला जो कि तय हुआ है कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो अक्रॉस द प्रोविंस होगी, और उसके जो पैरामीटर्स डिटरमिन किए हुए हैं उसके मुताबिक उससे होगा ये कि जो तरक्याती काम हैं वो पूरे सूबे में एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और बग़ैर किसी सियासी वजह से वो उनमें वहाँ पे तरक्की आएगी। ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फ़ाल करना मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम तरीन इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम यही देखेंगे कि वो लोग, वो इलाके जिनको कि इसका एहसास महरूमी भी होता है और उसमें उनको वो मौके नहीं मिलते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जो कि इस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के फ़ाल होने के बाद उनको मिलेंगे। उसके बाद सरकारी जो तरक्याती मंसूबों में जो पैसों का ज़ाया होता है, हमने यही देखा है कि अगर आप एक काम प्राइवेट सेक्टर से कराएं, वो अगर 100 रुपए का होता है, वही अगर आप PWD से कराएं उसकी क्वालिटी भी बेकार होती है और पैसे भी वो 150 अंदाज़न इस तरह के उसमें वो करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी भी हिदायत की है कि वो मैकेनिज़्म खुसरो बख्तियार की क़यादत में एक कमेटी बनाई जो कि इस चीज़ों को डिटरमिन करे कि किस तरह से हम, क्योंकि देखिए हमारे वसाइल वैसे ही कम हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ ही एक कम हो और उसके साथ उसको आप सही तरीके से खर्च ना करें तो ये हमारे लिए एक किस्म की डबल जेपर्डी है। मतलब है कि नुकसान दोहरा होता है हमें, कि काम भी ठीक नहीं होता और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसको, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसने कि इस मुल्क की जो प्रोग्रेस है, जो इसकी में जो कर्जे हैं जिस तरह, वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि ये एक इनएफिशिएंट सिस्टम है। जो PWD का सिस्टम है वो एक बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है और इसको ठीक करने के लिए ये जो है कमेटी विद इन 90 डेज जो है तो वो अपने सिफारिशात देगी कि इसको हम किस तरह से कम खर्च और अच्छी क्वालिटी का काम कर सकें। और इसमें ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी जिक्र हुआ कि जिसमें कि हमने टेंडरिंग का जो सिलसिला शुरू किया था वहाँ पे अपने दौरान हुकूमत, जो कि अभी भी चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए और ये जो एक तरीका होता है जिसमें कि कुछ ठेकेदार मिल के जो है तो वो बिड कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के जो है तो वो एक हायर रेट्स पे वो चीज़ों को वो करते हैं, ठेके लेते हैं। फिर काबीना ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के ऑडिट बराए माली साल 19-20 के लिए ऑडिटर मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने उस्मान नासिर को मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी और इसमें भी यही बात हुई कि पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है। कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर में भारतीय दहशतगर्दी से मकामी नौजवान शहीद और 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। इंसानियत की दुश्मन मोदी सरकार का जंगी जुनून और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के नापाक इरादे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के कत्ले आम के साथ साथ कंट्रोल लाइन पर भी इश्तियाल अंगेजियां। लीपा सेक्टर में सिविल आबादी पर भारी और जदीद हथियारों से फायरिंग।
ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रात गए कंट्रोल लाइन के करीब गांव तलवारी पर फायरिंग और गोलाबारी की। फायरिंग से 16 साल मोहम्मद तौहीद शहीद जबकि 5 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज की जानिब से मौसर जवाब, भारतीय पोस्टें खामोश हो गयी। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर खारजा का फौरी एक्शन। भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मरासला भी हवाले कर दिया, जिसमें आलमी कवानीन और सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। रवां साल भारतीय फौज ने 1546 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की। शहरी आबादी पर फायरिंग से अब तक 14 अफराद शहीद और 114 जख्मी हो चुके हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला बहादुरी से नाकाम बनाया गया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ की जानिब से बहादुर पुलिस एहलकारों को तारीफी पैगाम भी पहुँचाया। शुगर इंडस्ट्री ने अपना वादा पूरा ना किया। यूटिलिटी स्टोर फी किलो चीनी पर 10 रुपए से जायद की सब्सिडी देने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, बताइएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 78 रुपये 33 पैसे फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी, जबकि जो फरोख्त की जा रही है यूटिलिटी स्टोर पर वो 68 रुपये फी केजी है। इस तरह 10 रुपये 33 पैसे तकरीबन सब्सिडी दी जा रही है फी केजी पर। शुगर मिल मालिकान ने इससे पहले जो वादा किया था वो 70 रुपये तकरीबन फरोख्त करने का किया था, लेकिन हुकूमत बर वक्त फैसला ना कर सकी और ये अब 78 रुपये 33 पैसे फी किलो के हिसाब से तकरीबन 68 जो है 1000 टन मैट्रिक चीनी खरीदी गई और अब महंगी चीनी खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से कुछ हुकूमत की भी सुस्ती है, दूसरी जानिब जो शुगर मिल मालिकान हैं उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।